रुद्रपुर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों तरफ उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने गाड़ी से बाहर निकल जनता का किया अभिवादन। रुद्रपुर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर किया हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, धूप में तपने की तपस्या को विकास कर लौटाऊंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पीएम मोदी का स्वागत। शंखनाद वैली में पीएम मोदी को दिया अश्वत्थ। कहा, उत्तराखंड की हम सभी 5 सीटें जीतेंगे। ईडी के अधिकारी व्यस्त, आज नहीं होगी कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से पूछताछ। पाखरो टाइगर घोटाले मामले में करनी है ईडी को पूछताछ। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर। रुद्रपुर से हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सड़कों पर लोग उतरे हैं। रुद्रपुर की सड़कों पर जनता का क्रेज देखने को मिला। पीएम ने गाड़ी से बाहर निकलकर जनता का अभिवादन किया। तो देखिए, रुद्रपुर से खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर भारी मात्रा में जनता का सैलाब देखने को मिला। जनता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची। रुद्रपुर की सड़कों पर जनता का क्रेज जो है देखने को मिला। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाड़ी से बाहर निकलकर जनता का अभिवादन भी किया। तो रुद्रपुर से खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचे। चुनाव काफी नजदीक है। रोड शो उन्होंने रुद्रपुर में किया। इस दौरान काफी भीड़ देखने को मिली, जन सैलाब देखने को मिला। सड़क की दोनों ओर आपको बता दें कि इस दौरान काफी भीड़ देखने को मिली। तो देखिए, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाड़ी से बाहर निकलकर जनता का अभिवादन किया। तो चुनाव काफी नजदीक है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रुद्रपुर पहुंचे, जनता से रूबरू हुए। रोड शो उन्होंने किया रुद्रपुर में। भारी जन सैलाब इस दौरान देखने को मिला है। सड़कों की दोनों ओर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली लोगों की। तो जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, तो वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों का अभिवादन किया। अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर जनता का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान किया। तो रुद्रपुर के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भव्य रोड शो उन्होंने किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने विजय शंखनाद रैली की। रुद्रपुर के मोदी मैदान में आयोजित रैली में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी की रैली को लेकर भाजपा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज नेता रैली में मौजूद रहे। रुद्रपुर में पीएम मोदी ने मानुंगा देवी जयघोष के साथ संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने प्रदेश में 12 लाख घरों को पानी कनेक्शन और 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा भी किया। भाइयों बहनों, इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल, उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा 5 सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की 5 सीटें जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा।
भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बुलंदियों की ओर पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कालखंड में एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है, जिनको अपना परिवार मानकर उन्होंने काम किया है और जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं कह सकता हूं भाइयों बहनों, भूतो न भविष्यति। इन 10 वर्षों में मैंने भारत की नवनिर्माण की जो सफल यात्रा है, उस सफल यात्रा को देखा है। हम सब साक्षी हैं किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे समय में जब हमने कोरोना महामारी जैसी बीमारियों का सामना किया, चुनौतीपूर्ण जो ये हमारे देश के सामने चुनौती थी, आपके नेतृत्व में उसका व्यवस्थापन सही तरह से व्यवस्थित किया गया और भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आपके नेतृत्व में बना है। भाइयों बहनों, आज कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। मेरा मानना है कि यही मोदी जी की गारंटी है कि आज का नया भारत पुनः विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तो भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले हर्षविल का सेब पूरी दुनिया में फेमस है। साथ ही यहाँ की बर्फीली घाटियां हमेशा से ही पर्यटकों की पहली पसंद रही है, लेकिन इस बार यहाँ पर रिकॉर्ड मात्रा में पर्यटकों का आना लगा हुआ है। यहाँ हर जगह लोग प्रकृति का नजारों का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर्षविल घाटी कई फिल्मकारों की भी पसंदीदा जगह रही है। साथ ही राम तेरी गंगा मैली का पोस्ट ऑफिस भी यहाँ धरोहर के रूप में रखा हुआ है। वहीं यहाँ भारत का सबसे स्वच्छ गांव बगोरी भी स्थित है, जहाँ रोज हजारों लोग घूमने आते हैं। यहाँ पहुंच रहे पर्यटकों के चेहरे पर यहाँ की वादियों की खूबसूरती साफ देखी जा सकती है। इश्क हो गया। ये जगह इतनी खूबसूरत है। मैं तीसरी बार आ रहा हूँ और इस बार सब परिवार के साथ हैं हम लोग। जहाँ हम रुके हुए हैं बहुत प्यारा, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा स्टे है। जो इनके ओनर हैं अपने किशोर जी, उनकी एक अपनी वार्मथ है यहाँ पे, जो हम लोगों को बार बार यहाँ खींच के ले आती है। बाकी नेचुरल ब्यूटी हमारे लिए तो बहुत सरप्राइज़ था कि हम आए थे तो धूप निकली हुई थी, अगले दिन मौसम पलटा, कल बर्फ़बारी हुई, सभी को मज़ा आ गया। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही अच्छे लोग और बहुत ही अच्छा वातावरण। अनपैरेलल ब्यूटी जिसको बोलते हैं, अनटच्ड। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ हर्षिल और बागोरी विलेज दोनों। हवा पानी काफ़ी साफ़ है। बेसिक सुविधाएं हमारी सरकार ने दी गई हैं। यहाँ पे पानी बिजली की कोई दिक्कत हमें हुई नहीं। बाकी होम स्टे अगर आप देखोगे सब लकड़ी से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। एकदम ऐसा फील कराता है कि आप दुनिया से एक अलग कोने में आए हो, तो आपको अच्छा फील हो। सुकून की ज़िंदगी है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके हमें। बारे में जितना सुना था उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब जब स्नोफॉल हुई कल, तो उसके बाद जो हमें नज़ारे मिले देखने को, और जो मतलब मेरा तो पहली बार था स्नोफॉल देखना एक्सपीरियंस, तो काफ़ी अच्छा लगा। वातावरण सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। खासकर जहाँ हम रह रहे हैं अभी, बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है चीज़ें। और मीन्स जैसे कि जितनी लिमिटेड सुविधा हम सोच रहे थे यहाँ मिलेगी, उससे बहुत ज़्यादा मिली है। सबसे पहली बड़ी बात, इस हाइट पे, इस एरिया में, इस टाइम पे बिजली पानी 24 घंटे आना, और मतलब हर चीज़ है आपके पास, जो आपको खाना है, पीना है, सब्जी, बिजली, पानी, सब कुछ बहुत अच्छे से। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, आप इस ऊंचाई पे आके भी, यहाँ आके भी, इतने दुर्गम इलाके में आपको सब कुछ मिल रहा है और आप एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं।
देहरादून में परिवहन विभाग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए 1300 से ज्यादा वाहनों की डिमांड की गई है। हमने करीब 1600 वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है, साथ ही 20% वाहनों को रिजर्व में भी रखा है। आरटीओ ऑफिस देहरादून है वो एक नोडल एजेंसी है जो चारों जिलों में चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, साथ में देहरादून जिले के अंदर भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर सिर्फ देहरादून जिले का लिया जाए तो देहरादून जिले में अब तक जो डिमांड प्राप्त हुई है 1398 वाहन की डिमांड प्राप्त हुई है, जिसके अंदर एमसीसी में लगे सारे अधिकारियों के लिए वाहन, पोलिंग पार्टी के लिए वाहन, पुलिस के लिए वाहन और जो अन्य राज्यों से हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगी उनके लिए वाहन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसको दृष्टिगत हमारे द्वारा 1674 वाहन को अधिग्रहण कर दिया गया है, जिसमें 20% रिजर्व रखे गए हैं, 276 वाहन। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अप्रत्याशित डिमांड आ जाती है, चाहे वो पुलिस से आए या फिर निर्वाचन से आए, उसको भी तुरंत प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि जीपीएस से लगे हुए कंटेनर हो या एक स्पेसिफिक तरह के वाहन है जो कि आवश्यकता पड़ती है, उनको भी हमारी इन्फोर्समेंट टीमें अधिग्रहण कर रही है और प्रोवाइड करा दी जा रही है। किसी भी जिले में, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, किसी भी प्रकार के वाहन की कोई कमी नहीं होगी। इलेक्शन में हर प्रकार का वाहन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी समीक्षा कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पाटिल ने पीएम मोदी से 6 सवाल किए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आए, इसलिए बेहतर होगा कि वह जनता के सामने इन 6 सवालों का जवाब जरूर देकर जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री हिम्मत जताते हुए हमें और उत्तराखंड की जनता को इन सवालों के जवाब अवश्य देंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए दीपिका पाटिल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला उठाते हुए कहा कि उन्होंने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। जनता उनसे यह अपेक्षा कर रही है कि वह अंकिता हत्याकांड में सामने आए वीआईपी का नाम जरूर उजागर करवाएं। भूमि पर आज आगमन हो रहा है, हम लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता की तरफ से कांग्रेस ये सवाल उनके सामने कर रही है कि आखिर अंकिता भंडारी उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं, क्या अंकिता भंडारी की मौत के बाद उसे न्याय मिलेगा कि नहीं। उसके परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं और लगातार उत्तराखंड की महिलाएं इसके लिए आंदोलनरत हैं। मोदी जी का अंकिता भंडारी के मामले में जो वीआईपी है उसका नाम आज उजागर करके उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे कि नहीं। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने उत्तराखंड की प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला को वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना शर्मा को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रुद्रपुर आगमन से पूर्व उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना शर्मा सहित महानगर अध्यक्ष मोनिका ढाली जैसे ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर डीडी चौक पहुंची। वहां तैनात पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 अप्रैल को उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान चुनावी रैलियों को वे संबोधित करेंगे। साथ ही हरिद्वार में 5 अप्रैल को उनका रोड शो भी होने वाला है। इसको लेकर विधायक विनोद चमोली ने बताया कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकास नगर में रैली करेंगे और देहरादून में टिहरी लोकसभा सीट की टोली बैठक में भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो करने के साथ ही संतों के साथ एक बैठक भी करेंगे। देखिए, चुनाव में प्रचार की दृष्टि से जहाँ जहाँ जिस तरह से मांग आ रही है उसके हिसाब से जो हमारे स्टार प्रचारक हैं उनके मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में दौरा चल रहा है, आगे भी जो जानकारी मेरी कि संभवतः हरिद्वार में उनकी सभा आगे होने जा रही है, तो उसके कारण संभवतः जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके कार्यक्रमों में परिवर्तन हो रहा होगा। तो जो लोग इसको देख रहे हैं, पूरे रैलियों का जो काम प्रबंधन देख रहे हैं, वो लोग आवश्यकता अनुसार उनको भेज रहे हैं।
तो 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर यात्रा शुरू की जाएगी। यात्रा की तैयारियों का सीएम धामी ने भी जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वह खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वही विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चारधाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं। उन सबकी भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,32,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, पिछले 2 सालों में चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 56 लाख तक पहुंच गया है। विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर अंजाम दे रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सनातन धर्म में चारधाम यात्रा का काफी महत्व है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। इसके बावजूद चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। IND 24 की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं सभी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार पर आयोग की भी नजरें टिकी हुई है। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी सख्ती भी कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दल चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अपने कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न करने का आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में उत्तराखंड भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर शिकायत की। भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन कई अधिकारी बेवजह हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। ये तो पूर्व से व्यवस्था है, ये पूर्व से व्यवस्था है, कोई नई बात नहीं है कि जहाँ पर भी हम लोग प्रचार सामग्री लगाते हैं, चाहे वो झंडे के माध्यम से हो, चाहे वो स्टिकर हो, चाहे हम लोग कई बार पहले पोस्टर चलते थे, तो बिना उनकी अनुमति के आप नहीं लगा सकते, सार्वजनिक स्थानों पर आप नहीं लगा सकते। ये हम सबको मालूम, राजनीतिक कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ाते हैं, वर्षों से ही काम कर रहे हैं, तो हमें भी मालूम, उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। और हमें पता है कि अगर हम कहीं पर भी ऐसी जगह पर अगर चुनाव प्रचार सामग्री लगाते हैं कि जहाँ पर उसको नहीं लगाया जाना, कल वो हटती, तो नुकसान तो पार्टी का भी होता है, हमारा भी नुकसान होता है, इसलिए हम खुद ही अवॉइड करते हैं उस चीज़ को। इसमें बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि अगर कोई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है
और कोई निजी व्यक्ति भी हो सकता है, तो वो अपने घर पर स्वयं के स्वेच्छानुसार उसको लगा सकता है। लेकिन अगर किसी के द्वारा उसको फोर्स किया जाए तो वो उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा एक बिंदु होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह की सामग्री लगाई है और उसका मूल्य 10 रुपये से अधिक है, तो वो संबंधित जो प्रत्याशी होता है उसके चुनावी खर्च में उसको जोड़ा जाता है, और उस ऐसे मामलों में संबंधित प्रत्याशी को संबंधित निजी भवन स्वामी से या निजी संपत्ति धारक से एक लिखित अनुमति भी प्राप्त करनी अनिवार्य होती है। जहां पर अनिवार्य लिखित अनुमति प्राप्त दिखाने में असफल रहते हैं कैंडिडेट अथवा भवन स्वामी, उन मामलों में फिर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। पीएम मोदी की उत्तराखंड की चुनावी रैली पर कांग्रेस ने मीडिया के माध्यम से कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस की उत्तराखंड मीडिया प्रभारी डॉक्टर च्वानिका उनियाल ने उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल पूछे। उन्होंने अंकिता भंडारी मामले, भर्ती घोटाले सहित कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी भाजपा पर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि डॉक्टर चैनिका ने पूछा कि उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले का दोषी कौन है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, चंदे के नाम पर धंधा देने के मामले का भी खुलासा करने के लिए कहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे करण महाराज जी ने भी, जब गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्षों की बैठक हुई थी तो ये साफ तौर पे कहा था कि हम व्यापारियों के साथ हैं और सरकार पहले परियोजना का खुलासा करे, परियोजना को सार्वजनिक करे, उससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स से बातचीत करे, चाहे उसमें गंगा सभा है, चाहे उसमें लोकल व्यापारी हैं, चाहे उसमें और दूसरे लोग हैं, धर्मशाला समिति है, होटल एसोसिएशन के लोग हैं, उन सबसे वार्ता करने के बाद ही इस योजना को अमल में लाया जाए और व्यापारियों को सिर्फ और सिर्फ डर और भय का माहौल ना बनाया जाए। तरफ से हम मोदी जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं। हमारा सवाल है मोदी जी से कि मोदी जी ये बताइए कि उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले हुए उनके पीछे कौन है, इसका आप आज जनता को जवाब दे करके जाएं। जो अधीनस्थ सेवा के अंदर अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए जिस सफेद पोश नेता के इन्वॉल्वमेंट की बात की थी, वो सफेद पोश नेता कौन है उसकी भी जानकारी देते हुए जाएं। हमारे मोदी जी से ये भी इच्छा रहेगी कि क्या वो अंकिता भंडारी के माँ बाप से मिलने वाले हैं, क्या उनको बताने वाले हैं वो जनता को कि ये अंकिता भंडारी के केस में जो वीआईपी थे वो वीआईपी कौन थे और उनकी गिरफ्तारी कब होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के उस बयान को चुनावी मुद्दा बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भाजपा तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतती है तो देश में आग लग जाएगी। मोदी ने पूछा कि क्या ऐसे लोगों को आप माफ कर दोगे। उन्होंने कहा कि देश में आग लगाने की बात करने वालों को चुन चुन कर साफ कर दें। इसके जवाब में पार्टी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने मोर्चा संभाला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड आकर यहां के मुद्दों पर जवाब देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।